Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are going to study the 7th chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Effective Communication Skills. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सिलेबस देखेंगे ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस, ये ऊपर 6th चैप्टर है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रहा हमारा 7th चैप्टर जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, उनकी मीनिंग क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो इसमें ये वाले टाइप हैं थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ टाइप हैं। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, पहले इनको भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो लर्नर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की मीनिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो समझा पाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फिर वो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस कर पाएंगे कि क्यों कम्युनिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। डिस्क्राइब वेरियस कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बाद लर्नर कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे कि कितने टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। डेवलप वंस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स फर्दर, इसी के साथ लर्नर अपनी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लर्नर के अंदर ये सारी एबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी क्यों होती है हमारे लिए। एवरी इंडिविजुअल नीड टू बी वेल equipped with the tools to communicate effectively whether it is on the personal front or at work। देखो, हर इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे किसी से कम्युनिकेट कर रहा हो या प्रोफेशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा हो। दोनों ही जगहों पे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हमारे को पड़ती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर इज़ हाफ द बैटल वॉन टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो मान लो कि 50% तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे सिर्फ उन स्किल्स के बेसिस पे। आफ्टर ऑल, इफ वन स्पीक्स एंड लिसन्स वेल देन देयर इज लिटिल और नो स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर कोई पर्सन अच्छा बोल लेता है और अच्छे से सुनता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांस ही नहीं रह जाता। ठीक है, और अगर चांसेस भी हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे। Thus, the primary reason for misunderstanding are the inability to express well और listen effectively। तो देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग के दो रीज़न हैं, या तो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, या तो आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, अच्छे से सुन नहीं रहे हो। ठीक है, इन द communication process we receive or send information using various skills and effectiveness of the communication process depends on use of appropriate communication skills। देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन को लेते और देते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, स्किल्स का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी स्किल्स अच्छी होंगी ना, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस और अच्छे से चल पाएगा। इनिशिएशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट ensure that the intended receiver has received the message with common mutual understanding of the content as delivered by the sender। देखो, जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस समय नहीं समझ में आता कि रिसीवर को मैसेज मिला या नहीं मिला, उसने मैसेज को कैसे समझा।
ठीक है, स्टार्टिंग में अगर ठीक ठीक चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाद में भी रिसीवर तक पहुंचने तक भी वो मैसेज सही से रिसीवर ने समझ लिया हो। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो बीच में भी आ सकती है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें कहीं बीच पे भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। जैसे अगर मान लो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, अपनी तरफ से उसने अच्छा मीडियम चूज़ किया है, मैसेज को अच्छे से भेजा है, सब चीज़ अच्छे से की है, लेकिन मान लो रिसीवर के पास जाते जाते जो मीडियम है हमारा, हमने जो मीडियम चूज़ किया है, जो सेंडर ने मीडियम चूज़ किया है, वो मीडियम ही कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो रेडियो के थ्रू मैसेज देना है। ठीक है, सेंडर ने सब कुछ अपना सेटअप तैयार कर लिया, उसने मैसेज डिलीवर भी कर दिया, लेकिन रेडियो का जो नेटवर्क है वो रिसीवर के एरिया में नहीं पकड़ रहा है, तो उस समय रिसीवर को वो मैसेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि नेटवर्क सही नहीं रहता तो आवाज़ भी सही से नहीं जा पाती। ठीक है, क्लियरली रिसीवर उसको समझ भी नहीं पाता, या हो सकता है कि रिसीवर कुछ ऐसी जगह पे बैठा हो जहाँ पे उसको क्लियरली सुनाई भी नहीं दे रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, वो रुक सकता है, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। To minimize gaps in communication, one's communication skill need to be sharpened so that the communication process is more effective. तो ये जो कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आ रही है ना, गैप्स आ रहे हैं, इनको कम करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि अच्छे से हम चीज़ों को सामने वाले को समझा पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की मीनिंग क्या होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव इंफॉर्मेशन। देखो, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, इसमें ये देखा जाता है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है कि आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर पाओ, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाओ। ठीक है, thus communication skills are the abilities that help us send and receive information effectively. तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, आपको इंफॉर्मेशन देने में और रिसीव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंफॉर्मेशन दूसरे को दे ही रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन लेनी भी होती है। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आराम से इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर पाओ और रिसीव भी कर पाओ। दीज कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये नेचुरल भी हो सकती हैं और हम इनको सीखते भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हर स्किल हो, हर कम्युनिकेशन स्किल हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग समझते अच्छा हो लेकिन अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाते हो सकता है कुछ लोग एक्सप्रेस अच्छा करते हो लेकिन उनको दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम होती हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ लोग नेचुरली बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ती है। सेकेंड है, कम्युनिकेशन स्किल्स रिफर टू द रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट सर्व टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अनदर इंडिविजुअल। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? ये एक तरह का बिहेवियर ही होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाते हो और दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते हो। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वन और मोर ऑफ द स्किल्स ऑफ थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, विजुअलाइजिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना, इसमें कई सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे थिंकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह की स्किल होती है। बहुत लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ जाते हैं कि आप गुस्से में हो या खुश हो। ठीक है, दिस सेट ऑफ स्किल्स इनेबल अस टू एक्सप्रेस एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट वे। तो ये जो स्किल्स है ना, ये हमें उस एबल बनाती हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस भी कर पाएँ और रिसीव भी कर पाएँ किन्हीं भी सिचुएशन में। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम इंफॉर्मेशन को दे पाएँ और ले पाएँ। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग टूल्स
या अलग अलग तरीके भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के। Psychologically speaking, the set of behaviors that serve to transmit and share common information to create a mutual understanding of the content being shared are termed as communication skills. अगर हम psychologically बात करें तो communication skills उन behaviors का set है जिनके तहत सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। मतलब सेंडर और रिसीवर इंफॉर्मेशन को सेम ही तरह से समझते हैं, एक ही तरह से समझते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, ठीक है, कि इतने तरीके से बात बोली जाए, इन तरीकों का यूज़ किया जाए जिससे क्या हो, जिससे सामने वाला समझ जाए और सामने वाले की भी लिसनिंग स्किल अच्छी हो, ताकि वो क्या हो, अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए, ठीक है। Communication skills are thus the ability that enables a person to share information consistently and effectively with a variety of audience to create म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट बीइंग शेयर्ड। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह से अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन स्किल क्या करती हैं, एक पर्सन को इस एबल बनाती हैं कि वो इंफॉर्मेशन को इतने इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर करे ना कि ऑडियंस अच्छे से उसको समझ पाए, और ऑडियंस के अंदर भी थोड़ी सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। These include the art or technique of persuasion through the use of spoken and written words, code and content sequence, treatment to content and body language used, visualization and thinking towards configuring the content according to the audience and the situation। देखो, अगर कोई स्पीकर बोल रहा है या कोई सेंडर मैसेज को डिलीवर कर रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि वो जो भी बोल रहा है या जो भी वो लिख रहा है उसके लिए वो उन टेक्निक्स का यूज़ करे जिससे कि उसकी ऑडियंस उसको समझ पाए, ठीक है। अगर कोई कोड यूज़ किया जा रहा है तो उस कोड का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, अगर आप खड़े होकर स्टेज पे बोल रहे हो, काफ़ी बड़ी ऑडियंस को कोई स्पीच दे रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आपका मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए आपकी बातें, ठीक है। तो वो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को, मतलब बोलते समय हमें अपने वर्ड्स को ध्यान में रखना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। Communication skills are needed both for sending and receiving information। Communication skills दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है, चाहे हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, दोनों चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं। The one who sends the message needs to have the skills to think, visualize and design the intended message considering the type of audience, their needs and interests। देखो, अगर कोई पर्सन मैसेज को भेज रहा है तो उसको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होनी चाहिए, अपनी ऑडियंस की ज़रूरतों और उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसी हिसाब से उसको अपना मैसेज डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। द 5 W's एंड 1 H नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द सेंडर। तो जो सेंडर है ना उसको 5 W's और 1 H को ध्यान में रखना है जब भी वो कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है। तो वो 5 W's कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, whom। एंड जो एक H है वो है हाउ। Similarly, the one who receives the message needs to receive the message without assumptions, placing biases aside, and actively listening, viewing, and reading the contents, often in between the lines। और जो भी पर्सन मैसेज को रिसीव कर रहा है, यानी कि जो भी रिसीवर है, उसको मैसेज को रिसीव करते टाइम किसी भी तरह की अजम्पशन को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। होता है ना, पहले से ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस हिसाब से हम नई चीज़ों को रिसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं। हो सकता है जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, जो मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से ना हो,
वो उस चीज़ के एकदम उल्टा हो जो हम सोच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को मानने से ही मना कर देते हैं, उसको समझने से ही इनकार कर देते हैं। ठीक है, हम बायस हो जाते हैं। हमें जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। आपको जब भी आप सुन रहे हो तो आपको अच्छे से सुनना चाहिए, सिर्फ हियरिंग नहीं करनी है, आपको लिसनिंग करनी है। ठीक है, और जब भी आप चीज़ों को देख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए। इट इज़ सैड दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ 2 ear and 1 mouth just so that we'll listen more and talk less। और ये एक कहावत भी है कि नेचर ने क्या दिया है, नेचर ने हमें 2 ईयर दिए हैं और 1 माउथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। बट डू वी फॉलो दैट? क्या हम फॉलो करते हैं उसको? द रिसीवर नीड्स टू यूज वन ईयर फॉर वर्ड्स एंड द अदर ईयर टू फील वॉट इज बींग सेड। तो रिसीवर को एक कान शब्दों के लिए खुला रखना चाहिए कि वो सुने, और दूसरे कान से वो फील करे कि कहा क्या जा रहा है। ठीक है, दिस विल हेल्प द रिसीवर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। इस तरह से रिसीवर अच्छे से मैसेज को समझ पाएगा। अब यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या लिखा है, डू यू नो दैट 70% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन इज मिसअंडरस्टूड, मिस इंटरप्रिटेड, रिजेक्टेड, डिस्टॉर्टेड एंड नॉट हर्ड। आपको पता है कि जब भी कम्युनिकेशन होती है ना, तो 70% उस कम्युनिकेशन का या तो हम समझ ही नहीं पाते, कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, या बोलने वाला अच्छे से उसको समझा नहीं पाता है, या हम सुनना ही नहीं चाहते, हम रिजेक्ट कर देते हैं उस मैसेज को। ठीक है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ें हमें सुनाई ही नहीं देती। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, शोर शराबा जो भी चीज़ें हो उसकी वजह से हमें सुनाई ही नहीं देता है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स विल इनेबल अस टू मिनिमाइज दीज लिमिटेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो इन लिमिटेशंस को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ, और चीज़ों को ना सुन पाएँ अच्छे से, और बायस ना हो। अब सेकेंड हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कितने टाइप की हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। द वे इन विच वन कम्युनिकेट्स इज एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट वन इज सेइंग। देखो, आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। ठीक है, आपकी वे ऑफ सेइंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बॉडी लैंग्वेज इज इक्वली और मे इवन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड्स। कभी कभी होता क्या है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्ड्स से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपने वर्ड्स को तो ध्यान में रखना है, अपने शब्दों को तो ध्यान में रखना है, साथ ही साथ में हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है। हाउ इफेक्टिवली वी आर एबल टू सेंड और receive information depends on how effectively we use one or more than one of these communication skills। तो हम कितना अच्छे से मैसेज को सेंड कर पा रहे हैं या रिसीव कर पा रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है थिंकिंग, सेकेंड है रीडिंग, फिर है राइटिंग, फिर लिसनिंग, स्पीकिंग एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात हम करेंगे थिंकिंग की। दिस इज़ एन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। थिंकिंग क्या होती है? ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है, यानी कि जब हम सोचते हैं ना, तो हम खुद से बात करते हैं, किसी दूसरे से बात नहीं करते। ये इंटरपर्सनल नहीं है, ये इंट्रा पर्सनल है। ठीक है, इट इम्प्लाइज इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। तो जब भी आप सोच रहे होते हैं ना, तो आपको क्या होता है, मेडिटेशन करना होता है, आपको अपना दिमाग चलाना होता है, तभी तो आप सोच पाओगे। थिंकिंग इनेबल्स अ पर्सन टू सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज वंस थॉट, ओपिनियंस, जजमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये हमारी हेल्प करती है कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, उनको अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से सीक्वेंस में लगा पाएँ, ताकि जब हमें उन थॉट्स को दूसरों के सामने रखना हो ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
In a way, it is abstract as one cannot see the thinking process until it is expressed through words or feeling or writing. तो ये भी एक देखो, ये जो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस को कोई नहीं देख सकता है, कोई उसको समझ भी नहीं सकता। दूसरा मतलब आप तो समझ सकते हो, लेकिन दूसरा नहीं समझ सकता जब तक आप उसको बताओगे नहीं। आपने क्या सोचा, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, वो सिर्फ आप जानते हो। जब तक आप उनको वर्ड्स के थ्रू लोगों को नहीं बताओगे, तब तक लोगों को कैसे समझ में आएगा। दिस इज़ द फंडामेंटल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, हमें एक सीक्वेंस बना लेना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी बात को कहना है, ठीक है। योर एक्शन एंड एक्सप्रेशंस डिपेंड ऑन व्हाट एंड हाउ यू थिंक। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा एक्शन हो जाता है और वैसा ही हमारा एक्सप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो अपनी सोच हमें थोड़ी सी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। हाउ कैन यू डेवलप द स्किल ऑफ थिंकिंग। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो ये थिंकिंग वाली स्किल है, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग ड्यूरिंग। पहले तो ये कंसंट्रेट करो कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। पता चला कि आपको स्पीच किसी दूसरी चीज़ पे देनी है और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो ऐसे नहीं करना। आपको पहले कंसंट्रेट करना है, अपने दिमाग को एक जगह रखना है ताकि वो एक ही टॉपिक पे फोकस कर पाए। डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग योर थॉट प्रोसेस। तो जब भी आप सोच रहे हो ना, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। स्ट्रेंथन थिंकिंग बाय डेवलपिंग स्किल्स इन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिटिकलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप अपनी थिंकिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हो जब आप क्रिएटिविटी में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप टीम वर्क करो, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से जांचो परखो। आपके अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तभी आपकी थिंकिंग क्या होगी, थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। और लास्ट है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी। फिर उसके बाद जब आप बोलोगे जो चीज़, अपने थॉट्स को जब डिलीवर करोगे, तो वो भी पॉजिटिव ही लगेगा और सुनने वाले को काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगेगा। लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्किल है रीडिंग। दिस इज द एबिलिटी टू एक्वायर मीनिंग फ्रॉम प्रिंट और रिटन मैटर। देखो, रीडिंग क्या है कि हम जो भी लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको हम रीडिंग बोलते हैं। रिक्रिएशन, गेनिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर सम ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर रीडिंग। तो रीडिंग हम क्यों करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। रिक्रिएशन के लिए भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, रीडिंग करते हैं। इन ऑर्डर टू रीड proficiently, one acquires knowledge of language, reading fluency, vocabulary, and reading comprehension, cognition, and decoding. तो अगर आपको रीडिंग में अच्छा होना है ना, तो आपके पास सबसे पहले तो लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी रीडिंग फ्लुएंसी, आप में रीडिंग फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप रीड करते हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको डिकोडिंग आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है। टिपिकली वन गेन्स फैमिलियरिटी विथ लैंग्वेज एंड इट्स साउंड बाय द एज ऑफ 6 ईयर। देखो, जब भी कोई बच्चा 6 साल का होता है, तब उसे लैंग्वेज आने लगती है, उसको पता होता है कि कैसे अपनी बातों को बोलना है। By 7 years of age, one is in the initial reading stage or decoding stage. 7 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें डिकोडिंग आने लगती है, मतलब हमें वर्ड्स की मीनिंग आने लगती है। हम आने क्या लगती है, मतलब हम समझना स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, प्रारंभिक स्टेज होती है। डिकोडिंग स्किल्स
continue to improve and children develop speed in addition to accuracy in word recognition by the age of 8 years. अब बच्चे की डिकोडिंग स्किल्स इम्प्रूव होने लगती है। 8 साल की उम्र आते आते बच्चा अब चीज़ों को पढ़ ही नहीं रहा होता, बल्कि वो ये भी सीख रहा होता है कि वो कहाँ कहाँ गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, कहाँ कहाँ उसको सुधार की ज़रूरत है। पहले वो अटक अटक के पढ़ता था, लेकिन अब उसकी स्पीड भी क्या होने लगती है, थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। One learns to read fluently around the age of 9 and develops liking for reading. तो जब 9 ईयर का बच्चा होता है ना, तो वो अच्छे से पढ़ सकता है, मतलब फ्लुएंटली चीज़ों को पढ़ सकता है, और फिर उसको धीरे धीरे पढ़ना अच्छा भी लगने लगता है। By the age of 14 to 19, the reader begins to be able to analyze what one reads, understand different points of view, and react critically to what he reads. तो जब 14 से 19 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पे हम जो पढ़ते हैं ना, उसको हम समझते भी हैं, और ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ उसको ही समझ रहे हैं, हम उसमें अपने पॉइंट्स भी जोड़ते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हम देखने लगते हैं, और फिर हम क्रिटिकली उस पर रिएक्ट करते हैं, मतलब हम उस पर अपने व्यूज़ देते हैं, हमें मतलब हम बताते हैं कि अगर ये चीज़ जो लिखी है वो सही है या नहीं, उसमें हमारे क्या विचार है, ये चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। 14 to 19 ईयर्स वाली जो एज होती है उसमें। हाउ कैन यू डेवलप द स्किल्स ऑफ रीडिंग? अब देखो, क्वेश्चन ये आता है कि आप अपनी रीडिंग की स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले डेवलप अ लाइकिंग फॉर दिस स्किल, फॉर एग्जाम्पल बाय बिगनिंग विथ टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट यू। देखो, इस स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये स्किल पसंद आनी चाहिए। तो पहले इस स्किल को लाइक करना सीखो, यानी कि रीडिंग को पसंद करना सीखो। अगर रीडिंग आपको पसंद नहीं है तो उन टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, तो न्यूज़पेपर में वो कॉर्नर पढ़ो, वो पेजेस पढ़ो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स वाले पेज पे पढ़ सकते हो। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो ये रीडिंग स्किल है ना, वो इम्प्रूव होने लगेगी। Follow a kind of rhythm from left to right first and then from row to row while reading. अब देखो, रीडिंग के टाइम ना आपको एक रिदम फॉलो करना पड़ता है। आप पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ना शुरू करो, फिर आप रो टू रो जाना शुरू करो, ठीक है। पहले आप क्या करते हो, हम जब पढ़ते हैं तो पहले इस तरह पढ़ते हैं ना, लेफ्ट से राइट, तो ऐसे पहले पढ़ना शुरू करो। फिर आप चीज़ों को बारी बारी देखना शुरू करो, रो टू रो चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, ठीक है। Physical conditions such as adequate light from the left side, appropriate size of letters, and peaceful and quiet atmosphere are desirable. तो देखो, फिजिकल कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको जो लाइट आ रही है ना, वो लेफ्ट साइड से आनी चाहिए, ठीक है। और जो लेटर के साइज़ है, जिस पेज को भी पढ़ रहे हो आप या जिस बुक को भी आप पढ़ रहे हो, उस पे जो लेटर्स लिखे हैं ना, उसका साइज़ भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो आपको आसानी से दिख सके। आप जब भी पढ़ रहे हो तो जो एटमॉस्फेयर है, जिस भी एटमॉस्फेयर में आप पढ़ रहे हो, तो आसपास शोर नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है हमारी राइटिंग स्किल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।